ओके, लेट्स स्टार्ट सर। कह रहा है व्हाट इज द टोटल लीज लाइबिलिटी एट 30th अप्रैल x6। अप्रैल x6 पहला काम मैंने आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते के साथ बताया, टाइम लाइन ये शुरू कब हुआ होगा? बस मई, महीना अगला, साल पिछला। द डायरेक्टर्स ऑफ हॉवर्ड कंपनी 5 सालों की लीज में एंटर हुए हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट इज व्हाट? 185। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट इज 185। तो सर इनिशियली आपने अपनी लीज लायबिलिटी किस वैल्यू पे बुक की है? इनिशियली आपने अपनी लीज लायबिलिटी बुक की है किस वैल्यू पे? रूम 4। इनिशियल लीज लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की अपनी 185 पे। हमें साल के एंड का बताना है, प्रायर टू द फर्स्ट पेमेंट। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट रिक्वायर एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ व्हाट? एडवांस में है भाई, एडवांस में है। बताएं क्या 45 एडवांस वाला टेबल बनेगा? तो एडवांस वाला टेबल बनाए सर। सर मेरी बात और से सुने। एडवांस का क्या था टेबल? ईयर्स, ओपनिंग, लीज पेमेंट, सब टोटल, इंटरेस्ट और फिर क्लोजिंग। सर पेपर में दो काम वो कभी कभार करता है एडवांस के केस में। एडवांस के केस में कभी कभार वो आपको सब टोटल दे देगा, कभी कभार आपको ओपनिंग दे देगा। एडवांस के केस में कहेगा कि पहली पेमेंट को निकाल के रिमेनिंग लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो फिर वो सब टोटल है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि ओवरऑल लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू ये है, प्रायर टू, अभी तक प्रायर टू फर्स्ट पेमेंट से पहले, तो ये ओपनिंग दिया। तो भाई कितने की ओपनिंग है? पहला साल एंड हुआ 30 अप्रैल x6 पे। हमें टोटल लीज लायबिलिटी बताने, करंट और नॉन करंट में अलहदा नहीं करना। कितने की है? 185। $30 कॉमन है ना, तो आप अपनी रफ पेज पे कैलकुलेशन भी $30 कॉमन करके करोगे। 185 लिखो। कितने की लीज पेमेंट है, कितने का सब टोटल आ गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट। व्हाट इज योर करेक्ट नियरेस्ट 1000 बताना है भाई। क्या होगा आंसर? 155। समझ आ गया? समझ आ गया? लीज लायबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। 155 लिखना है, नियरेस्ट 1000 है। नहीं 155.6 होता ना, मीन 155.6 होता, तो फिर तो 156 कर देना। 5 से बड़ा नंबर नहीं ना, या 5 नहीं है। सब टोटल करना फिर एडवांस में जी। नहीं नहीं, सब टोटल करना मुझे। क्या ये क्लियर है? जो रिमेनिंग अमाउंट होती है ना, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है हमेशा। पहला क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट ऑनलाइन वालो? सेकंड पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन किसका था? लीज का। सेकंड पढ़े ना। डिजाइन इस तरह ये क्वेश्चन किए हुए हैं कि आपको पेपर के अंदर जैसे शफलिंग होती है ना, एक पेपर के एक क्वेश्चन लीज का होगा तो दूसरा IS 41 का होगा, तीसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का होगा। सेकंड पढ़े सर। इसी पैटर्न पे अरसलान बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। दीज टॉप 100 MCQs आर द फ्रॉम पास्ट पेपर्स, सो बी अटेंटिव प्लीज। समझने पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि आंसर्स की लिस्ट बनानी है। इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट? और थोड़ा सा आपने अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहना है, कैलकुलेटर का अच्छे से यूज करना है। हमने इस थोड़े टाइम के अंदर बहुत सारा 100 MCQs करने हैं आज। जी जी आज सर। बीच में ब्रेक्स करेंगे, 5 बजे का टाइम है, सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज इन्वेंट्री टू बी प्रेजेंटेड इन व्हाट? 31 मार्च x3 पे इक्विपमेंट है।
कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे बनाया था, कॉस्ट कितनी है? तो सर मैंने और आपने IS2 में क्या पढ़ा है? लोअर ऑफ व्हाट इज कॉस्ट 380, सेलिंग प्राइस कितने की एग्री हुई थी? न्यू रेगुलेशन की वजह से सेफ्टी मेजर कितने का कॉस्ट होगा, लेकिन कस्टमर ने कहा है आधे तो मैं दूंगा। तो व्हाट इज NRV कैसे आती है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। पूरे 60,000 या 30,000? हमारे पे जो बटन आएगा वो माइनस करना है ना। तो ये तो 390 बना, तो लोअर ऑफ क्या बना? तो कितने में रिकॉर्ड होगा? क्लियर? साइड पे आ जाओ, साइड पे आ जाए। ये बताए ना, ये बताए, अच्छा ये बताएं, ज्यादा खुश ना हो, ये बताएं। सर सॉल्व तो करें ना। सर मैं आपको क्या बताया था कि रेशियो का क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आएगा। रेशियो का क्वेश्चन आपको इम्पैक्ट पूछेगा कि ट्रांजेक्शन का रेशियोज पे क्या इम्पैक्ट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। व्हाट अफेक्ट विल दिस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैव ऑन व्हाट? जसविंदर कंपनी अप्लाइड द कॉस्ट मॉडल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल था? 1 अप्रैल पे साल के शुरू में फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई किया गया है। फेयर वैल्यू वर ग्रेटर देन व्हाट? फेयर वैल्यू गेन ऑफ व्हाट? रिकॉग्नाइज इन, मेरी बात गौर से सुने। देखो, गेन गया, क्रॉस, आपके प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट क्या हो गए? प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे ना। लेकिन गेयरिंग पे क्या इंपैक्ट आएगा? गेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? इधर देखो, इधर देखो, यूं है अरसलान, अरसलान, बातें नहीं। प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट ज्यादा तो इवेंचुअली क्या ज्यादा हुई? रिटेन अर्निंग इंक्रीज हुई, तो रिटेन अर्निंग के साथ क्या इंक्रीज हुई? तो इक्विटी ज्यादा होगी। खुद देखो गेयरिंग क्या हो जाएगी? कम। सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल इंक्रीज एंड गेयरिंग विल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड गेयरिंग विल इंक्रीज। नो सर, अब OCI विल इंक्रीज। भाई ये रिवैल्यूएशन गेन थोड़ी है जो OCI में जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर गेन आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। व्हाई द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल नॉट चेंज, भाई चेंज होगा ना। क्लियर है? OCI कैसे इंक्रीज होगा बच्चे? क्या रिवैल्यूएशन गेन OCI, ये क्या? फिर OCI में कौन सा गेन जाता है? अनरियलाइज गेन जाता है ना। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन कहाँ पे लेके जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, OCI में नीचे। बात खत्म। 4 पे आ जाओ। कैलकुलेशन 4 की करें, मैं 1 मिनट में आया। बातें नहीं करनी प्लीज, कैलकुलेशन करनी है। इधर देखें, टोटल चार्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटिंग टू द इक्विपमेंट एंड डी कमीशनिंग प्रोविजन। प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जनवरी एक्सपायर, साल के शुरू में फैक्टमैन कंपनी ने एक इक्विपमेंट खरीदा 25 मिलियन का, लाइफ कितनी है, और डी कमीशन करना है उसको, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? लेकिन मैंने और आपने पढ़ा था जो फ्यूचर का खर्चा है उसको आज में किस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इधर देखो, कितने की एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है? तो 25 की वो कॉस्ट है। $30 कॉमन है ना, तो आपने अपने रफ पेज पे भी इसी तरह कैलकुलेशन करनी है। $30 कॉमन कर लिया करो। जिस दर डी कमीशनिंग की कॉस्ट कितनी इसमें ऐड हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू 10,000 का, प्रेजेंट वैल्यू 0 आज का, फ्यूचर का 1 रुपया आज के 0.621 के बराबर है। डन हो गया। टोटल एसेट कितने में रिकॉर्ड हो गया? जी
एसेट में ऐड होता है ना, वो कॉस्ट अलग है, वो तो इक्विपमेंट की कॉस्ट है ना, परचेजिंग प्राइस। मैं आपकी बात समझ गया। करेक्टली कैपिटलाइज का मतलब है कि वो अमाउंट वगैरह सही लिखी हुई है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इम्पैक्ट बताना है। उस 25 मिलियन में शामिल नहीं है। करेक्टली कैपिटलाइज वर्ड का मतलब ये है कि 25 वो प्लस जो अमाउंट बनती थी उन्होंने सही से रिकॉर्ड कर दी। करेक्टली कैपिटलाइज वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि उन्होंने अकाउंटिंग एंट्री कर दी है इनिशियल। किस वैल्यू पे इनिशियल एंट्री होती है? द परचेज प्राइस प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशन कॉस्ट। डन। तो टोटल एसेट इतने में रिकॉर्ड हुआ, साथ ही क्या बनाई होगी इसकी? तो सर एसेट की क्या जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में? एसेट की डेप्रिसिएशन जाएगी, और इसकी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगी? 10%। मिला के प्रॉफिट एंड लॉस में नियरेस्ट 1000 बताना है। 6863 है, नियरेस्ट 1000 बताना है। 60 68 है ना, नियरेस्ट 1000 है ना, तो कंप्लीट 1000 क्या होगा? हाँ, तो 6863 के बाद 863 का 1000 कंप्लीट करो तो क्या बनेगा? 69। अच्छा सॉरी, पहले 68 है। ओके ओके ओके, आई थॉट 66 69 बन गया। 69 सॉरी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? मैंने और आपने आई है 16 में बड़ा सिम मैं 10%, 10% प्रेजेंट वैल्यू का 10%। मैंने और आपने एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अनवाइंडिंग जो डी कमीशनिंग कॉस्ट है एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी, प्रेजेंट वैल्यू पे लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी की अनवाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, एसेट की डेप्रिसिएशन। डन। 4 के बाद पहला क्वेश्चन, लीज का सेकंड, इन्वेंट्री का थर्ड, रेशो का फोर्थ, आइए 16 का फिफ्थ क्वेश्चन बताएं। कौन सी दो बातें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिगार्डिंग ट्रू है? ए एंड बी। नासिर बोलना है, आपस में आवाज नहीं आई किसी की, आपस में कोई नहीं बोलेगा। पार्टिसिपेट करना है, दांत निकाल के हंस रहा है, कर ले क्वेश्चन। जी असीम। देखो, पहली बात कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। सेकेंडली, जो प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में वो ओवरराइड कर देते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड सुपीरियर है, स्टैंडर्ड की बात माननी है। थर्ड बात, इट conceptual framework require accountant to evaluate and address threat to what? भाई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एथिक्स के साथ क्या ताल्लुक है? एथिक्स का अपने प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स का अपना एक पूरा कोड है, फाइकॉप, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके साथ कोई कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का अकाउंटिंग के साथ ताल्लुक है। हाँ, डी सही है कि अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कोई चेंज आता है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करता आईएफआरएस, अनलेस आईएफआरएस ये ना बोले कि हाँ हम आपके बाद नए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। एन भाई साथ साथ कंसोलिडेशन भी रिवाइज होगी। 6 पढ़े। जितना इंटरेस्ट लोगे उतना क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता रहेगा। इंटरेस्ट लें, इंगेज करें अपने आप को, खुद ब खुद क्वेश्चन होते रहेंगे। भाई पर्ल कंपनी कंट्रोल बाय व्हाट? 80% ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिल्वर कंपनी फॉर मेनी इयर्स सोल्ड गुड्स टू व्हाट? 120। तो सर 120 मैंने और आपने पढ़ा था, इधर देखो, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में से आया रयान, इंटर कंपनी सेल क्या हो जाती है? माइनस। तो 120 रेवेन्यू में से माइनस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में से 120 माइनस होगा। लेकिन पर कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है?
तो फर्क कितना है? पहले जरा कोई 120 का 20/120 करके मार्कअप निकाले। कितना? 20,000। कितनी चीजें अनसोल्ड है? हाफ पड़ी हुई है। तो 20,000 का हाफ क्या होगा? पर 10,000। तो रेवेन्यू वाली बात सही है कि रेवेन्यू कितने से रिमूव होगा? कॉस्ट ऑफ सेल में 1 20 माइनस हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है। तो नेट ऑफ करके कॉस्ट ऑफ सेल कितने से कम हो रही है? ये भी सही है। लेकिन द क्वेश्चन इज, किसने किसको चीज बेची है? सब्सिडरी ने। तो मैंने और आपने, अगर आपको वर्किंग वन प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई वाली याद हो, तो उसमें सब्सिडरी के प्रॉफिट और उसमें से, क्योंकि S2P चीजें हैं, तो S2P सब्सिडी के प्रॉफिट 10,000 से कम होंगे, तो इवेंचुअली जो एनसीआई को शेयर मिलना है वो भी तो कम होगा। कितने से एनसीआई का कम होगा? 80% आप है तो 20%। ये वाली बात भी सही है। क्या ये तीनों बातें क्लियर है? आखिरी बात समझ आई है सबको कि भाई प्रॉफिट सब्सिडी में से रिमूव होगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू कम होगा, और उसका 20% इम्पैक्ट आएगा। समझ आई बात? एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बड़ा मजे का क्वेश्चन है, ग्रांट का, गवर्नमेंट ग्रांट का। पढ़े? ड्यूरिंग प्रैक्टिस आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, कि वेयर यू आर लैकिंग, कि क्या रीड करने में मसला आ रहा है, नॉलेज में मसला है, कैलकुलेटर सही से यूज नहीं कर रहे, नंबर नहीं समझ आ रहे, ईयर सही नहीं समझ आ रहा, ये चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंट वेज टू अकाउंट फॉर व्हाट? कौन से दो ऑप्शंस हैं? हमें दोनों का डिफरेंट कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। न्यू प्लांट कितने का खरीदा है? पार्शली फंडेड बाय व्हाट? अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल नेटिंग ऑफ मेथड में, तो एसेट 4 का होगा। लाइफ कितनी है? तो 4 डिवाइडेड बाय 10 करो, हर साल की डेप्रिसिएशन। साल के एंड में कैरिंग वैल्यू कितनी होगी? अगर हम नेटिंग ऑफ मेथड यूज करें, अगर हम नेटिंग ऑफ मेथड ऐसे यूज करें, 6 का आपने खरीदा, 2 की ग्रांट माइनस की, 4 का रिकॉर्ड हुआ, और पूरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस की, नेटिंग ऑफ मेथड। दूसरा मेथड क्या था? एसेट को अलग रिकॉर्ड करो। तो उस केस में एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी होती? 5.4। और जो ग्रांट मिली है उसको ओवर द पीरियड, कितनी ग्रांट की लाइफ है, तो 0.2 रिकॉर्ड होगी, और पीछे लाइबिलिटी कितनी रहेगी होगी? अगले 12 महीने में कितनी रिकॉग्नाइज होनी है? वो करंट होगी, बाकी क्या होगी? समझ आया ये? समझ आया? अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? क्या नॉन करंट एसेट 4 मिलियन का होगा? नॉन करंट एसेट कितने का होगा? और दूसरे में नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट 1.6। बी एंड डी। उसने कहा है, कोई ये नहीं कहा कि नेटिंग ऑफ मेथड है या, उसने कहा है कि दोनों मेथड में बताओ कौन से 4 में से 2 ऑप्शन सही है। तो पहले दोनों मेथड की कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद ऑप्शन ढूंढे। क्लियर? लाइफ के साथ, ग्रांट की लाइफ के हिसाब से उसको करना है ना। 2 रुपए की ग्रांट, 2 की ग्रांट है, 10 साल लाइफ है, 2 डिवाइड बाई 10 1.8 रहेगी पहले साल के एंड में। अगले 12 महीने में कितनी रियलाइज होनी है? फिर 0.2। तो वो करंट है, और 1.8 में से 0.2 माइनस करो तो रिमेनिंग अगले 8 सालों में होनी है, तो नॉन करंट। जो अगले 12 महीनों में रियलाइज होनी है वो करंट होती है, उससे आगे जो होती है वो क्या होती है? नॉन करंट। समझ आ गई? 8 पे आ जाओ। 8 बताओ सर, समझ देखते हैं 8 वाला।
हाँ भाई, कोई है इसके पर डिबेट और डिस्कशन करने वाला? एन सर, कौन सी दो स्टेटमेंट्स ट्रू है? काजिर कंपनी हैड इंस्टेड चूजन अवार्ड। आपको डेटा समझने की जरूरत है। काजिर कंपनी मैन्युफैक्चर कैनॉस एंड क्यास फॉर द यूरोपियन मार्केट। It's consistently highly profitable company. Trend is expected to continue. Most revenue is earned during what? Month of March to August. All sales are what? Incorporation choose between the annual reporting data what? 31st. Instead choosing the reporting data what? अभी उसने कौन सी डेट अपने पास रखी हुई है? 31st। हमें बताना है कौन से ट्रू होंगे अगर इंस्टेड चूजिंग रिपोर्टिंग डेटा व्हाट। मेरी बात अंडरस्टैंड करें। अभी इस बिजनेस ने, समझना जरा, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, एनालिसिस चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। अभी इस बिजनेस का कब है? 31 जनवरी। शुरू कब हुआ होगा? 1 फेब से 31 जनवरी। ऐसा ही है। अभी हम किसकी तरफ सोच रहे हैं कि अभी इसका ये है, हम सोच रहे हैं कि रिपोर्टिंग डेट 31 अगस्त रखता। 1 अगस्त रखता तो फिर क्या डेट होती? 1 सितंबर से लेके, पहले आप फर्क समझो। ये चीज समझ आई? एग्जिस्टिंग उनका अकाउंटिंग ईयर ये है, दिस इज एग्जिस्टिंग and they want to revise, they want to change. What will be the impact? What will be the which two of the following statement are true? कब से कब इतनी सेल्स होनी है? ज्यादा ज्यादा सेल्स, ज्यादा जो रिवेन्यू बन करते हैं मोस्टली वो कब है? मार्च टू अगस्त। क्या मार्च टू अगस्त इसमें आते हैं? आ रहा है मार्च टू अगस्त आ रहा है इसी में भी। मार्च टू अगस्त इसी में भी आ रहा है। मार्च टू अगस्त तो दोनों में आ रहा है। आपके प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? मार्च टू अगस्त तो दोनों में आ रहा है। फर्क समझेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए पहली स्टेटमेंट के स्टेटमेंट ऑफ वुड शो मोस्ट। कैसे? इधर देखो, सारे इधर देखो, फेब से लेके कौन सा ये है? ज्यादातर आपकी सेल्स कब होती है? मार्च से लेके, इसका मतलब मार्च से अगस्त पहले महीनों में आपने ज्यादा सेल, आखिरी वाले महीनों में इतनी सेल, इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी होगी, सेल तो कैश होगा। लेकिन इधर आपने कमाई सेल कब है? सेल ज्यादातर मार्च टू अगस्त है, तो आखिरी दिन पे 31 अगस्त पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा हेल्दी नजर आएगी, ज्यादा कैश पड़ा होगा। क्या ये पॉइंट समझ रहे हैं? इवन 30 दिन बाद में मिले, मार्च टू अगस्त इसी पे आ रहा है ना, मतलब 5 महीने का तो होगा ना। इधर देखो ना, इधर ये मार्च टू अगस्त तो फर्स्ट फेब के अकाउंटिंग ईयर के दूसरे महीने में लेके 5वें महीने, चौथे महीने में कमा के यूज भी करके होगा के साथ। और इसी तरह मुझे बताओ, मार्च टू अगस्त चीजें बिक जाती है ज्यादातर, तो रिपोर्टिंग डेट पे क्या उतनी इन्वेंट्री होगी, तो क्या इन्वेंट्री काउंटिंग में उतना टाइम लगेगा? बी पढ़ो। एक ए सही है, दूसरा बी सही है। प्रॉफिट तो दोनों का सेम होगा ना बच्चे, प्रॉफिट तो दोनों का सेम होगा। और डी, नेट नेट कैश, अगेन नेट कैश पे क्या इम्पैक्ट आएगा? नेट कैश कहीं पे क्या उसने ये कहा है कि कोई नंबर ऑफ यूनिट्स में वेरिएशन डिमांड में आ रहा है? नो, इट्स जस्ट अ टाइमिंग डिफरेंस। First, your accounting year end was 31st January. Now your company has decided to end this on 31st August. If your business is going to end at 31st August, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री या हुई भी तो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि मार्च टू अगस्त बहुत सारी चीजें बिक गई होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की काउंटिंग में उतना टाइम नहीं। और 31 अगस्त पे ये एंड हो रहा है, तो अभी रिसेंटली सारी चीजें सेल, आपकी पोजीशन लिक्विड रिसोर्सेज कैश, ए एंड बी। क्या ये क्लियर है? लेट्स मूव ऑन 9 पे। 9 पे आ जाओ, 9 पे आ जाओ सर। बातें नहीं करनी प्लीज, क्वेश्चन सॉल्व करें।
लिक्विडिटी, वर्ड लिक्विडिटी का मतलब होता है कि इनफ रिसोर्सेज हो। फॉर एग्जांपल, आप एक वेल्दी इंडिविजुअल हो, आपके बैंक अकाउंट में ना 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन वो 2 करोड़ आप 5 साल बाद एक्सेस कर सकते हो। मतलब बैंक में आपने फिक्स अकाउंट में रखवाए हो, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन क्या, फॉर एग्जाम्पल आज को आपको पहले साल में 5 लाख चाहिए, आपके पास तो 1 रुपया ही नहीं है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एट पीक होगी, बट यू आर नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज टू पे योर ऑब्लिगेशन। लिक्विड का मतलब होता है जो इनफ कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ हो, जरूरत पड़े तो उसी टाइम यूज कर सकते। तो इस बिजनेस के लिए लिक्विडिटी अच्छी होगी, क्योंकि मार्च से अगस्त सेल होती है, अगस्त रिपोर्टिंग डेट है, सारा का सारा पैसा आया हुआ होगा, लिक्विड कैश ज्यादा पड़ा होगा। सेल होता है जो भी कभी नहीं ये थी, हाँ, मतलब हेल्प और सेल हमारी इन्वेंट्री वगैरह बेचने के लिए वो पैसा कन्वर्ट हो जाए उसमें लिक्विडिटी में। हाँ भाई, ये सॉल्व करें प्लीज। मजा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको तभी आएगा जब इंटरेस्ट लोगे। आई रिपीट, हर एक इसके अंदर एरिया कवर है। भाई ये कौन सा क्वेश्चन है? इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल पोजीशन में, वर्किंग 6। सबसे पहले ईयर एंड क्या है? आपने इस कंपनी को कब खरीदा है? तो इसका मतलब है मार्च से लेके और दिसंबर तक 10 मंथ्स का उनके रिजल्ट्स आएंगे। कितने में इन्वेस्ट किया था, कितने में खरीदी है कंपनी? तो 4 लाख कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। डिविडेंड को बाद में देखते हैं, डिविडेंड को होल्ड करें। कितने का प्रॉफिट है पूरे साल का उनका? तो सर पहली बात, 1,15,200 का 10/12 करोगे, उसमें भी हमारा हिस्सा कितना है? एसोसिएट के केस में इक्विटी अकाउंटिंग होती है ना। हमारा जो हिस्सा, पहली बात, जिस दिन हमने खरीदी उस दिन से ऑनवर्ड जो प्रॉफिट कमाए, फुल ईयर एक्विजिशन ही है, कितना आ गया? 24,000। डन। मैंने और आपने पढ़ा था 24,000 का प्रॉफिट है तो क्या, जितना उन्होंने डिविडेंड दिया है वो इन्वेस्टमेंट को कम करता है। तो डिविडेंड उन्होंने ओवरऑल कितना दिया है, लेकिन हमारा हिस्सा कितना था उसमें? तो 36,000 का 25%, तो 9,000 माइनस कर लो। 5 लाख, हाँ 4 लाख, 4,15,000। कोई कंफ्यूजन किसी को? बड़ा सिंपल, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट शेयर लेस एनी डिविडेंड रिसीव, लेस कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने टोटल 36,000 हमें नहीं दिया ना, उसी कंपनी ने पेड डिविडेंड ओवरऑल, ये नहीं कहा हुआ पेड डिविडेंड के टू सगैरो कंपनी। जी पूछो पूछो, मेरे से पूछो ना, आपस में आप दोनों नहीं बातें करनी, आपस में मेरे से पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट टाइम ये होने वाला नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पूछना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है मे भी नहीं का हो, ये थोड़े से शर्माते हैं ना। सही है। नहीं नहीं, देखो, जब 36,000 का डिविडेंड सी कंपनी ने दिया ना, तो सारे शेयर होल्डर्स को दिया होगा, एंड वी आर द 25% शेयर होल्डर्स। यस, 25 द परसेंटेज। अगर स्पेसिफिकली लिखा होता कि सी कंपनी ने 1,000 रुपए का डिविडेंड दिया सगालो कंपनी को, तो फिर 1,000 माइनस करते। जितना डिविडेंड आपको रिसीव हुआ होता है उतना माइनस करना होता। देखो, इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब है आपका हिस्सा, हमारा हिस्सा उनके प्रॉफिट में कितना बनता है? 24,000, मतलब उसमें से 9,000 तो हमें ऑलरेडी वो दे चुके हैं, तो अब रिमेनिंग कितना रिकॉर्ड करेंगे? जो रिसीवेबल है फर्दर, वो कितना रिकॉर्ड करेंगे? 24 और 9 का डिफरेंस 15। क्लियर? एक और एमसीक्यूज प्लीज। अब कोई आपस में नहीं बोलेगा, मैं रिपीट की बेसिस बोलो, मेरे से पूछे मैं जवाब दूंगा आपको। ये बताएं, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है।
कौन सी दो बातें एक्सप्लेन करी है दिस डिक्रीज? सर X1 में आपका 15 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी समझना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 था, 15 से कितने पे आ गया है? फाइनेंस इंक्रीज द रेट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ताल्लुक है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना इंटरेस्ट कवर को इम्पैक्ट करेगा। किसको इम्पैक्ट करेगा? इंटरेस्ट ज्यादा हुआ होगा, आपका कवर ज्यादा कम हो गया हो। सेकंड, हाँ, नॉन करंट एसेट्स के रिव्यू करने से रिवाइज द यूजफुल लाइफ डाउनवर्ड, एसेट की लाइफ कम की है। देखो, 10 का एसेट था, 5 साल लाइफ थी, कितनी डेप्रिसिएशन गई भाई साहब? आ रहा है बाहर, आ रहा है। 10 डिवाइड बाय 5 कितनी हो गई? 2। अब मुझे बताएं, लाइफ उसने डाउनवर्ड कर दी है, 10 डिवाइड बाय 2 साल कर दिए लाइफ, तो अब डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी? 5। डेप्रिसिएशन ज्यादा जाने का एक्सपेंस क्या हो गए? ज्यादा। इवेंचुअली आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गए? कम। और सर नेगोशिएटेड अ ट्रेड डिस्काउंट, तो फिर तो हमारा अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसका ग्रॉस प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का इवेंचुअली इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो आता है, लेकिन अगेन इससे तो इंप्रूव होगा। हाँ, सैलरीज बढ़ा दी है ना। 11 पे आ जाओ। दीज ऑल आर एक्चुअल पेपर क्वेश्चन, बार बार इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ये एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन हैं आपके। जी, IAS 40 के हिसाब से करेक्ट गेन कितना जाएगा, और गेन कहां पे जाएगा? दो बातें, कैलकुलेशन प्लस उसकी प्रेजेंटेशन। प्रॉपर्टी रेंट आउट टू व्हाट? ऑक्यूपाई नहीं की हुई, तो ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई। 1 जनवरी पे कितने की है? फेयर वैल्यू कितने की है? और सर प्रॉपर्टी के लिए कौन सा मॉडल यूज करता है? तो यूजफुल लाइफ एलिमेंट। और मैंने और आपने इस स्टैंडर्ड के अंदर इनिशियल फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना था, सब्सिक्वेंटली भी कोई इसके अंदर कॉस्ट टू सेल की बात, ये तो ट्रैप करने के लिए दिया हुआ है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 10। ईयर एंड में कितने पे चली गई? कितने का गेन आया? तो 6 लाख का गेन कहां पे जाएगा? प्रॉफिट और, ये देखो 6 लाख का गेन, प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? जी, पूछो। हमारा सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, सेलिंग कॉस्ट ट्रैप करने के लिए दिया है ना। मैंने और आपने क्या कहा था? इनिशियल फेयर वैल्यू सबसे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंपेयरमेंट में यूज होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल IFRS 5 हेल्थ फॉर सेल में यूज होता है, 2 में सेलिंग प्राइस लेस NRV के लिए यूज होता है। कुछ स्टैंडर्ड में सिर्फ फेयर वैल्यू देखनी होती है, लेस कॉस्ट टू सेल जानबूझ के ट्रैप करने के लिए दिया हुआ है। नहीं, IS कॉस्ट मॉडल है, कंपनी अभी फेयर वैल्यू मॉडल यूज करती है। सही है। ये बॉक्स के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा? नहीं, ड्रैग करना है, ड्रैग लिखना नहीं है। मतलब आपको ना वो पेपर में ये यहाँ से ड्रैग होगा, ये यहाँ से आप इसे पिक करोगी, पिक करके यहाँ पे इसको लेके आओगी यहाँ, इसी तरह इन दोनों में से एक पिक करके यहाँ पे। अच्छा, पेपर में ये देख लेना कि कभी कभार मतलब ये बहुत सारे बच्चे इस बॉक्स को उठा रहे होते हैं खाली वाले। तो सही बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, मैंने ऐसा केस देखा हुआ है कि वो खाली बॉक्सेस को उठा के इधर लेके जा रहे होते हैं, हालांकि अपने आंसर इस बॉक्स को उठा के खाली में लेके जाना है। तो वो कहते हैं सर वो मेरे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा, मतलब टाइम जाया होता है ना इस तरह की टेंशन में, तो थोड़ा सा इस तरह की चीजें समझना प्लीज। 12 पे आ जाओ। 12 पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 वाला।
जी सर, क्या आंसर होगा? बड़ा इजी है भाई। कितने का कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी? बड़ा सिंपल लिखवाया था, रेवेन्यू टू डेट लेस इनवाइस टू डेट। पैसा कितना रिसीव हुआ ये नहीं देखना, रेवेन्यू कितना है, कॉन्ट्रैक्ट से कितने पैसे आने थे, कितने परसेंट कंप्लीट हो गया। तो पूरा लिखना है, बाहर कॉमन नहीं है। जी जी। नहीं देखें, फॉलो करना है ना उसके एग्जामिनर के फॉर्मेट को। जी मैं वही कह रहा हूँ, एग्जामिनर के फॉर्मेट को फॉलो करना है ना। इफ देयर इज द आंसर इन डॉलर, यू आर सपोज टू राइट इन द डॉलर। आप नहीं कर सकते ना। अगर बायर गिवन है डॉलर मिलियन लिखा हो तो डॉलर मिलियन फॉलो करना है, वरना आपने डॉलर में कंप्लीट आंसर करना है। सही है। इधर देखो, अमाउंट इनवाइस टू कस्टमर कितनी है, उससे कितनी रिसीव हुई ये नहीं मैटर करता। इनवाइस कितने की है, 17 लाख की इनवाइस कर चुके हो, तो अभी 8 लाख और मिलने हैं। तो 8 लाख इज द कॉन्ट्रैक्ट एसेट। क्या ये समझ आया? पक्की बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। बातें करोगे तो परेशानी होते रहोगे, मैं आपको बता रहा हूं। 5 में से 2 क्या है सर? 5% से 10% पे अलाउंस लेके जा रहे हो, ये तो एस्टिमेट है। डेप्रीसिएशन को स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे लेके जा रहे हो। डेप्रीसिएशन रिलेटेड जितनी बातें हैं, डेप्रीसिएशन के मेथड्स, डेप्रीसिएशन की परसेंटेज, स्क्रैप लाइफ, सब कुछ। डेप्रीसिएशन इटसेल्फ एक सब्जेक्टिव जजमेंटल है, एस्टिमेट है। लेकिन फाइफो से किस पे जा रहे हो? लाइफ अगेन एस्टिमेट है, लेकिन इनकम को पहले कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करते थे, प्रीवियसली सॉरी अदर इनकम में लिखते थे, उधर करे हो, अगेन प्रेजेंटेशन चेंज करे हो, तो ये चेंज इन पॉलिसी। डन भाई। मूव ऑन 14। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कंसोलिडेशन के पेपर में। एक मिनट है, आप सॉल्व करें। अब्दुल समद है, अहमद मुतैयब है, आमिर करीम है, इक्सा, अरीशा, असलान, अयान खान है ऑनलाइन। अयान है, दानिश है, फाकिया, फकीर नहीं है। फकीर पेपर दे रहा है। हाँ। फातमा आसिम है, गुलाम मोहम्मद है, हमाद है, हमजा, हिबा, हिरा, हुजैफा, सफ्तर ऑनलाइन है।
इंसियान हाशमी है, ईशान है, लारेब, एम बिलाल कासिम। वाहज, मानूर है, मोहसिन है, मायरा है, नुमान ताहिर है, नूर काजिमानुल्लाह, रजा सत्तानी, रामेश, अशफाक, सादत, सालात, सालिया, सालिया। भाई साहब आंसर हुआ है सॉल्व? शाह नहीं है? हाँ भाई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की क्या इम्पैक्ट है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में? भाई कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का फेयर वैल्यू से क्या ताल्लुक है? कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का फेयर वैल्यू से क्या ताल्लुक है? हाँ भाई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो वर्किंग टू में नहीं आती। एट एक्विजिशन एट कितने की फेयर वैल्यू रिकॉर्ड हुई है? कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 1832 माइनस 1400 की। ऐसा ही है सर। इसके पर क्या जाएगी? पूरा साल, पूरे साल की। ये भी देखना होता है, अप्रैल टू मार्च है पूरे साल की। तो 28 से 14, इवेंचुअली 28 से सब्सिडी के प्रॉफिट क्या देंगे? मेरी बात अंडरस्टैंड करें। वर्किंग टू का साला, वर्किंग टू के एक्विजिशन और रिपोर्टिंग के डिफरेंस का, एक्विजिशन और रिपोर्टिंग के डिफरेंस का शेयर किसको जाता है? एनसीआई को। और उसका शेयर किसको जाता है? पेरेंट को। क्या 100% ओन है? इसका मतलब है इसका 40% पेरेंट में जाएगा, 60%, सॉरी 40% एनसीआई, 60%। अब मुझे बताओ, 1400 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 28 से सब्सिडी के प्रॉफिट क्या हो गए? 28 से नेट एसेट कम ना, तो 28 के नेट एसेट का 40% इम्पैक्ट किस पे आएगा और 60%? तो फिर ग्रुप रिटर्न अर्निंग का बताना था। तो 28 का 60% से ग्रुप रिटर्न अर्निंग क्या हो जाएंगी? कम। क्या ये समझ आया? सबको क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन आता है, देगा एक साइड का डेटा, पूछेगा उसकी तीसरी साइड का इम्पैक्ट। क्लियर? 15 पे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, लीज का है। कैप्लन बीबीपी, कहीं पे इस तरह के क्वेश्चन नजर नहीं आएंगे आपको। कितने सालों की लीज है? क्या प्रेजेंट वैल्यू और लीज लायबिलिटी दी हुई है? कितने की? और पेमेंट एडवांस में दी जा रही है? सर पहला साल 31 दिसंबर, उसने दूसरे साल का पूछा है आपसे, ये देखे ना। ईयर्स ओपनिंग, कितने की ओपनिंग है? बिफोर द इनिशियल पेमेंट 75। मैं डॉलर सीरीज में भी कॉमन कर रहा हूं, लेकिन पेपर में आपने नहीं करना। 75, इसमें से क्या माइनस करोगे? एडवांस में ना। अच्छा, लेकिन लेकिन उसने कहा है द प्रेजेंट लीज पेमेंट बिफोर द इनिशियल, तो असल में लाइबिलिटी कितने में रिकॉर्ड होगी फिर? 75 में से 6000 जो एडवांस में पैसे दिए वो माइनस कर दो। नहीं, एडवांस एक
असल में मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल जो हमने पैसे दे रहे हैं ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनी 75। 6,000 रुपए की हम लीज पेमेंट के अलावा कोई एडवांस मैंने सिक्योरिटी दे दूं, ऑल्दो जो लीज पेमेंट है ना वो एरियर में दे रहे हैं, एरियर लीज पेमेंट एरियर में है वो, लीज पेमेंट एरियर में वो जो चेक दे रहे हैं ना वो कोई सी और चीज के है, वो तो लीज लाइबिलिटी किस में रिकॉर्ड होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अनपेड। पहले हमने सारी पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी, जिसमें से हमने पे कर दिया वो निकाल दिया, इसका मतलब लाइबिलिटी कितने में बनेगी 60। आप में से कोई मुझे बताएगा राइट ऑफ यूज एसेट कितने में रिकॉर्ड होगा, राइट ऑफ यूज एसेट 75 पे रिकॉर्ड होगा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी 69 प्लस जो 6 जो एडवांस में दिए, राइट ऑफ यूज एसेट उससे भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन लीज लाइबिलिटी अब इस पे क्या चार्ज करो, कितने परसेंट, अब टोटल कितना पेमेंट कर रहे हो हर साल, 12,000 की लीज पेमेंट 12,000 है ना, तो पहले साल के एंड में कितना आ गया, दूसरे साल का क्या बन गया ये, फिर हमें तो दूसरे साल का सब इंटरेस्ट बताना है बस, 30 नियरेस्ट थाउजेंड बताना है कंप्लीट, और टू द नियरेस्ट डॉलर बताना है सॉरी, तो 30222500, सही है भाई। लीज का पूरा स्टैंडर्ड पहला वाला एमसीक्यूज था, अभी ये 15 वाला एमसीक्यूज लीज का है। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ ले, 16 का जो IS 41 का एमसीक्यूज आ गया, सॉल्व करें। हाँ भाई, IAS 41 के व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ व्हाट हार्ड ऑफ वेसन, कितने की कैरिंग अमाउंट है सर, कितने की बिजनेस करी थी इसने, इसमें कोई लोअर ऑफ नहीं था, फर्स्ट वेब एक्सपाई पे मैंने और आपने IAS 41 में पढ़ा था, जो भी बायोलॉजिकल एसिड है इनिशियली भी सब्सिक्वेंटली भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी होंगे, तो इनिशियली 600 बिजनेस है, करेक्टली रिकॉग्नाइज दिस ट्रांजैक्शन एट व्हाट 90,000 पे इनिशियली, ईयर एंड पे एक प्राइस कितने में चली गई इसकी, तो जरा आप कोई मुझे बताए फेयर वैल्यू कितनी है, 600 इंटू 1.75 175 10, इसमें से 8% ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस करो, और 1 पर एक 8% ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी है 600 रुपए की, 600 इंटू 1, और जरा 1,05,000 का वो 8% बताए 84, तो सर माइनस करो 1, सिंपल 96, 96,600, सी इज द करेक्ट। फाइनेंशियल पोजीशन में ईयर में कितने में रिकॉर्ड होंगे 96,000, कोई आपसे पूछे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, इनिशियली कितने में रिकॉर्डेड था 90 में, ईयर एंड मामू कैलकुलेटर तो सही से यूज करना, बी 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 सही है, बी इज द करेक्ट, लेकिन बी इज द करेक्ट, अगर आप समझे मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा था कि कितने का गेन जाएगा, इनिशियली कितने का लिखा हुआ है 90 के लिखी थी ना जो साल के शुरू में,
ईयर एंड में कितने में चली गई? तो 6,000 का गेन। दो ही तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन है इसमें। 17 पे आ जाओ। बहुत मजे का क्वेश्चन है ये वाला भी। हाँ भाई, बड़ा सिंपल है यार, बताओ। सर मैंने और आपने ये बताना है, कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर कब खरीदा था हमने ये? बिजनेस का पहला साल कब एंड हुआ होगा? 31 दिसंबर। X7 में समझे प्लीज। ये उस साल खरीदा था, तब आपने इनिशियली कितने में रिकॉर्ड किया होगा? प्लस 0.8 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तब कितने में रिकॉर्ड किया होगा? ये पहले साल, हमें दूसरे साल में जाके हमने बेचा है। पहले साल में इनिशियली 8 पे लिखा, पहले साल के एंड में फेयर वैल्यू कितने में चली गई? तो पहले साल में हमने, और ये इलेक्शन लॉन्ग टर्म होल्ड करनी है थ्रू आउट, तो इसका मतलब है कितने का X7 में कितने का गेन किया होगा? भाई ये समझ आ रहा है सबको? X7 में खरीदा, कितने का? 7 पॉइंट, थ्रू ओसीआई है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड होगी 7.2 और 0.8, 8 हो गया। कितने में चली गई पहले साल के एंड में वैल्यू? तो पहले साल 4 का गेन चला गया, पिछले साल का क्लोजिंग एसेट इस साल का क्या बन गया? तो इसका मतलब है X8 में साल के शुरू में एसेट कितने का पड़ा हुआ है? इस साल कितने का बेच दिया है? कितने का गेन आ गया? कहां जाएगा? अब आप देखें 0.5 मिलियन। अब आपने मालूम मिलियन में आंसर करना है। 0.5, यही आंसर है इसका। शेयर खरीदे ना, ओसीआई है ना, शेयर्स खरीदे ना भाई। 0.5 सिंपल आंसर है। वो जो पुराना, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वो जो एसेट ये जो हमने बेचा है, इसका पिछले साल पुराना गेन भी तो पड़ा हुआ ओसीआई में। सर वो जो पुराना गेन पड़ा वो डायरेक्टली इक्विटी में ट्रांसफर होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कोई डालो, वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा। वो जो गेन ओसीआई में पड़ा हुआ है ना, वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा जब आपको अगर याद हो, IAS 16 में याद है, रीवैल्यूएशन गेन अगर कंपनी एक बिजनेस बेच दे तो उसका रीवैल्यूएशन गेन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता है। ये उसी तरह ही है, जो इसका पुराना गेन पड़ा हुआ है वो वहां ट्रांसफर होगा। इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? जो इस साल इसमें गेन आया है। 18 वाला सॉल्व करें। अभी तक कौन कौन से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ चुके हैं? IFRS 16 लीजेस आ गया, रेवेन्यू 15 आ गया, IFRS 9 आ गया, 16 आ गया, 2 आ गया, 41 आ गया, IS 8 आ गया, 40 भी आ गया, गवर्नमेंट ग्रांट 20 भी आ गया। एक और स्टैंडर्ड सर, IAS 10। कौन से इवेंट्स क्या है सर? फायर की वजह से जो इवेंट होता है, क्या वो एडजस्टिंग होता है? बात खत्म, देखने की जरूरत ही नहीं है। ए इज करेक्ट। जिस जिसमें 2 आ रहा है उसको निकाल देना। स्मार्ट वे में समटाइम यू हैव टू वर्क। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में टाइम सेविंग टेक्निक्स होती है, जहां पे भरोसा है ना कि यार 2 फायर वाला, किन किन ऑप्शन में 2 है, निकाल के बाकी सारा 1 हो गया। बैंक्रप्सी ऑफ मेजर कस्टमर, बैड डेट, सेल ऑफ इन्वेंट्री को
फेयर प्राइस से कम पे बेचना, इश्यू ऑफ शेयर देनी है। नहीं, रिपोर्टिंग डेट से अगर पहले हो तो वो तो OIS 10 के स्कोप में ही नहीं आएंगे ना। वो बाद में हुआ है ना, ये इवेंट हुए बाद में है सारे, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हुए हैं। ये वाला, हाँ तो वो हुआ ईयर एंड के बाद है ना, हुआ ईयर एंड के बाद है। ये देखो, ये रहा, ये देखो, इसके बाद IAS 10 के स्कोप में याद रखना कौन से इवेंट आते हैं, रिपोर्टिंग डेट से लेके ऑथोराइजेशन डेट के दरमियान वाले, उससे पहले ऑन गोइंग करंट ईयर इवेंट होते हैं। 19 सॉल्व करें। क्वेश्चन 20 करके फिर 10 मिनट की ब्रेक करते हैं। सर सिर्फ 10 मिनट टाइम नहीं है, कोई मिस में डिबेट और डिस्कशन नहीं करना। सर 10 मिनट की ब्रेक है, उसमें आपको नहीं पता ना बच्चे, टाइम नहीं है ये, अगर मैं 2 दिन आपके जाया कर दूंगा तो आपके साथ ज्यादती है। 5 बजे तक बुलाऊं और इधर टाइम जाया करता रहूं, फायदा क्या। दूंगा ब्रेक, जो नमाज की और वो ब्रेक होगी ना, वो 1 से लेके 1:45 तक 45 मिनट की दूंगा, जिसमें खाना और नमाज की ब्रेक होगी। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड कंपनी वाला। भाई 1 मई पे कंसिडरेशन बतानी है, कितने परसेंट खरीदे हैं आपने स्वयं कंपनी, 60% ऑफ 32,000, तो 32,000 का 60% बताओ। 19,800 शेयर खरीदे हैं, 19,200, और शेयर एक्सचेंज किए हैं आपने, फॉर एवरी 5 शेयर रिक्वायर्ड इन व्हाट, 2 शेयर्स हुआ। तो सर 32,000 का 60% खरीदा, 2/5 क्या किया है, शेयर एक्सचेंज। आपके शेयर की प्राइस क्या है, तो एक तो शेयर एक्सचेंज आ गया, कोई बताए कितना, 115,200, एक तो शेयर एक्सचेंज हो गया। दूसरा, आपने कहा है कि हम आपको कैश पे देंगे, लेकिन कब, खरीदी अभी है 1 साल बाद, डेफर्ड कंसिडरेशन, तो 1,57,500 की जरा कोई प्रेजेंट वैल्यू ले, प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना 1.05 रेज टू पावर -1, 1, तो 150 और 1,15,200 मिला के 2,65,000। बस यही बताना था कि आपने इस कंपनी को खरीदने के लिए कितनी कंसिडरेशन पे की। समझ आ गई बात। 20 वाला सॉल्व करें, ये वाला। कितने यूनिट है, टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, लेकिन मार्केट में वो यूनिट बिकेंगे कितने के, तो 270 इंटू एक्सपेक्टेड सेलिंग कोई निकाले, 200 इंटू 114 करे जरा, कितना, इसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस करो। एक उसको कंप्लीट करने का खर्चा है, इट इज एस्टिमेटेड द कॉस्ट टू कंप्लीट आर 19 रुपए पर यूनिट कंप्लीशन का खर्चा आएगा, 19 इंटू 114, 19 इंटू 217 करें। एक तो ये खर्चा आएगा, दूसरा सेलिंग कॉस्ट भी तो है, 5 इंटू 270, 1, बताओ, 24, तो 24,300 और 21,600 में से लोअर आओ, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगेन कंफर्म तो करना है ना क्विकली कैलकुलेटर पे। क्या ये क्लियर है। सर 12:01 हो रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक है, 12:11 पे कंटिन्यू करेंगे। एग्जैक्ट 10 मीन